जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक राय यहाँ पे मूल विधि और संविधान की क्लास लेके आया हूँ। क्या है कि यूपीएसआई की परीक्षा आगामी 1 महीने में प्रारंभ होने वाली है और विभिन्न छात्रों को दिक्कत आ रही है इसी पोर्शन में, क्योंकि जो 4 सब्जेक्ट दिया गया है उसमें से एक उसका सिलेबस में है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। तो ये 40 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 24 प्रश्न केवल मूल विधि और संविधान से आएगा। क्योंकि विभिन्न छात्र जो इसके बारे में नहीं जान पाते हैं वो काफ़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं इस को लेके, इसलिए हमने विचार बनाया कि क्यों ना इसकी सरलता को बांटा जाए। इसलिए मैं यहाँ पे मूल विधि और संविधान की क्लास को लेके आया हूँ। इसको आप लोग हंसते हंसते पढ़िएगा, इतना आसानी से समझ में आएगा कि जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे आसान चीज सब्जेक्ट है ये। यह केवल एक सोचने का नज़रिया बदलेंगे, आपको अपने आस परिवेश या दैनिक गतिविधि में ही इसका उत्तर मिल जाएगा संविधान का। क्योंकि जितने भी राजनीतिक पहलू कार्य होता है वो सब संविधान के द्वारा ही दिया गया है। इसका पूर्ण रूप से बाकायदे एकदम संविधान में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग संविधान के सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बारी बारी से मूल विधि और संविधान को पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान यदि समय बचा तो पढ़ेंगे, और मैं इसको करीब पेपर से पहले इसको ख़त्म करा दूंगा। आप लोग का 30 घंटे में लूँगा। 30 घंटे में मेरा दावा है कि मैं करा दूंगा और आप लोग 20 से ऊपर प्रश्न मूल विधि और संविधान से कर पाएंगे। यह मैं दावा के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत इसमें कठिनाई नहीं रहती है। तो आइए मूल विधि संविधान में से मैं सबसे पहले संविधान को शुरू करता हूँ, क्योंकि इसी का सिलेबस थोड़ा विस्तृत है और हम लोग को पूरा संविधान नहीं पढ़ना है। हम लोग को केवल जो सिलेबस के अनुसार ही और संक्षिप्त में पढ़ना है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक टॉपिक पे एक एक लेक्चर दिया जाएगा और आप लोग उसको देखते जाइए। आसानी से धीरे धीरे बहुत प्रेम से समझ में आएगा। कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, एकदम बहुत ही आसान है मतलब। और हमको भी समझने का प्रयास करिएगा, मैं भी इसमें थोड़ा नया नया हूँ। तो देखिए, संविधान के सिलेबस में क्या दिया गया है। तो संविधान के सिलेबस में दिया गया है कि संविधान का उद्देश्य। भाई, संविधान बनाया क्यों गया है उसके लिए उद्देश्य का जानना जरूरी है। तो इसमें हम संविधान के उद्देश्य को पढ़ेंगे। ठीक, एक पार्ट इसका ये हो जाएगा। दूसरा इसका मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे हम लोग, जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं अधिकार, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर यह नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे हम लोग। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो जो उसके अंतर्गत आते हैं राज्य, जैसे राज्य के अंतर्गत सरकारें वगैरह आती हैं, तो वो अपना कानून बनाएंगी या कोई नियम बनाएंगी या उप नियम बनाएंगी या विनियम बनाएंगी। ये सभी नियम या उपनियम या जो भी बनाएंगी विधि, उसको बनाते समय एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो दी गई है उसको, उसकी बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो इसमें मूल अधिकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों पे एक दायित्व या कर्तव्य के रूप में इसको आरोपित किया गया है कि हर नागरिकों का ये कर्तव्य है, उसको पालन जरूरी से करना चाहिए। ठीक। फिर हम लोग आगे संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है। फिर हम लोग केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का गठन, यानी जो केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री का है, जो राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री की जो सरकारें बनती हैं वो किस आधार पे बनेंगी, ये सब हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे इसका। ठीक है। कानून बनाने का अधिकार।
किस किस संस्था को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, इस पोर्शन में हम इस भाग को कवर करेंगे। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन के अंतर्गत हम लोग पंचायत को पढ़ेंगे, नगर निगम को पढ़ेंगे, जो त्रिस्तरीय पंचायत की संकल्पना या महात्मा गांधी द्वारा पंचायत जो आर्टिकल 40 दिया गया है, पंचायत ग्राम पंचायत का गठन, इसी के अंतर्गत आएगा आपका। फिर अगले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों का संबंध, कि क्या शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, क्या शक्तियां राज्य के पास होती हैं, भारत का संविधान किस प्रकार से संघीय व्यवस्था का विशेषता बताता है, तो इसके अंतर्गत हम इसको देखेंगे। फिर आगे हम लोग यहाँ पे निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, यानी चुनाव आयोग के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर कुछ संवैधानिक अनुसूचियां दी गई हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके अगले टॉपिक में भारतीय अखिल सेवाएं पढ़ेंगे। मात्र इतना ही हम लोग को पढ़ना है। चूंकि यहाँ पे पूरा संविधान पढ़ना नहीं है, समय भी हम लोग के पास कम है, अभी प्रारंभ किए हैं, इसमें जल्दी से 1 महीने के अंदर इसको खत्म करना है पोर्शन को। और मेरा दावा है एकदम से कि आप पूरी के पूरे प्रश्न हल कर ले जाएंगे, बस आसानी से, सरलता से और हंसते बोलते पढ़िए उसको मन लगा के और पढ़िए। आगे एक बार पढ़िए, फिर समाज में देखिए जो बाहरी वातावरण में राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, उसको एक बार सोचिए कि भाई जो हम सांसद चुनते हैं तो क्या है, क्या कैसे है, विधानसभा विधायक कहाँ बैठते हैं, ये सब सोचिए, एक बार देखिए और जानिए। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस हम लोग का। आज हम लोग एक टॉपिक इसको संविधान के उद्देश्य को पढ़ लेंगे। ठीक है, संविधान का उद्देश्य हम लोग आज खत्म कर देंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ा जाएगा और हंसते खेलते इसको संविधान को सीखा जाएगा। बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, चाहे वो किसी भी इसको पाए। हाँ, एक चीज़ और है कि हमें संविधान केवल परीक्षा के लिए दृष्टि से नहीं जानना चाहिए, कानून को हमें परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं जानना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कानून या संविधान की अनभिज्ञता माफी योग्य नहीं होती है। यानी आप यह कर अपना बचाव नहीं कर सकते कि हमको ये संविधान का ये प्रावधान या ये अनुच्छेद या ये कानून का ये धारा हमको पता नहीं था, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो पूरी विधि की जो उद्देश्य है वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए हर नागरिक को भी इसको जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग आज प्रस्तावना को देखेंगे इसी क्रम में, बढ़ते क्रम में, और धीरे धीरे एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। और हाँ, मैं हर टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं नीचे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उससे बाहर एकदम क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब बहुत आसान नोट्स है, यहाँ समझिएगा वहाँ पढ़ लीजिएगा, बहुत प्रेम से समझ में आएगा आप लोग को। प्रस्तावना या उद्देशिका। सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, तो प्रस्तावना या उद्देशिका यह किसी विधि या संविधान जो भी बनाया जाता है, संविधान या अधिनियम, उसके मूल्य और दर्शन जो उसमें दिया गया है, या पूरा कह सकते हैं उसका जितना भी सार है, उसको एक संक्षिप्त शब्दों में इसके उद्देश्य को उद्देशिका में दिया जाता है कि भाई संविधान या ये अधिनियम बनाने का ये उद्देश्य है। क्योंकि भारत के संविधान का जो भी मूल रूप से उद्देश्य है, ये जितना भी उसमें सार है, इसका संविधान का एक तरह से कह लीजिए सार, वह इसमें शामिल होता है। जितने भी इसका
दर्शन होगा या मूल्य होगा, नैतिक मूल्य, जो जो भी कह सकते हैं, मतलब एक बेसिक रूप से कह सकते हैं संविधान का सार। तो यह होता है संविधान का या किसी अधिनियम का उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यह प्रस्तावना कब पेश हुआ। तो प्रस्तावना को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने, भारत जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पेश किया था। उन्होंने पेश कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। और फिर 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब कि संविधान का भाग बना दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान के साथ लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, ये 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश हुआ, नेहरू ने पेश किया। 22 जनवरी को संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान के एक भाग के रूप में अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान के साथ लागू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग संविधान की प्रस्तावना को एक बार बोल के ही समझ लेते हैं, क्योंकि समय कम है, उसका बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करना घातक हो सकता है, क्योंकि हम लोग को 1 महीने में सिलेबस समाप्त करना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अधिनियमित आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। तो जो संविधान के उद्देशिका में, जो भारतीय संविधान है उसकी उद्देशिका में जो जो शब्द लिखे गए हैं, ये वास्तव में एक इसकी गहराई को नापना एक तरह से जो आधुनिकता का जो शब्द है जो अब तक चला आ रहा है संविधान, ये सब उस समय समाहित कर दिया गया था। ठीक है, यह उस समय संविधान निर्माताओं की सोच की, उनकी कितनी सोच बड़ी व्यापक रही होगी, इस बात का परिचायक है। ठीक है, तो संविधान के जो प्रस्तावना दिया गया उसके कुछ शब्दावलियों को थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त भाग रूप से हम लोग 1-1 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के शब्दावली। ठीक है, शब्दावली में सबसे पहले हम लोग लेंगे संप्रभुता। भाई सबसे पहले ये नहीं, सबसे पहले लिया जाएगा हम भारत के
ठीक है। हम भारत के लोग, यह शब्द जो है वो संविधान के एक स्रोत जो है के रूप में जाना जाता है। क्योंकि कोई पूछेगा आपसे कि संविधान का स्रोत भाई क्या है, तो संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। ये एक बात का और परिचायक है कि हम भारत के लोग, न कि इस राज्य के लोग, न कि उस राज्य के लोग। ठीक है। चूंकि यह शब्द लिया गया है अमेरिका से, क्योंकि वहां के संविधान के प्रस्तावना में दिया गया कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। ठीक है। तो वही शब्द यहां भी लिया गया है कि हम भारत के लोग। तो लिया कहां गया से? अमेरिका से। संविधान का स्रोत है, लिया अमेरिका से गया है, हम भारत के लोग। ठीक है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा शब्द है हमारा चीजों को धीरे धीरे सीखिएगा। हमारे अंदर भी अभी हेजिटेशन है, धीरे धीरे मैं आप लोग को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। संप्रभुता, ठीक है। तो संप्रभुता क्या होता है? तो संप्रभुता एक निश्चित सीमा के भीतर अपने निर्णय लेने के लिए, जो हमारा देश है वो अपने निर्णय लेने के लिए किसी दबाव में न रहे, यानी अपने बिना किसी दबाव के अपने डिसीजन ले सके। यही है संप्रभुता। बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के अपना कार्य कर सके, उससे बड़ा कोई न हो, उसको आदेशित करने वाला कोई न हो। लेकिन क्या होता है कि विभिन्न समझौते, अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होने के वजह से संप्रभुता पे थोड़ी बहुत बाधा पहुंचती है। लेकिन वो बाधा कैसे पहुंचती है? बाधा इस वजह से पहुंचती है कि अपनी संप्रभुता शक्ति से ही वह उसमें समाहित होता है, सदस्य बनता है संगठन का, या समझौता करता है, या अभिसमय में भाग लेता है, और उसको लागू करवाने में वह फिर लागू करता है उसको। इसलिए कहा जा सकता है कि वह संप्रभुता पे उसकी ठेस नहीं पहुंचती है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा शब्द है समाजवाद। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद को व्याख्या करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि समाजवाद शब्द की एक निश्चित परिभाषा जल्दी किसी ने दे नहीं पाया है। इसलिए हम लोग समाजवाद की कुछ विशेषता को ही परिभाषा के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि कोई इसका निश्चित परिभाषा है नहीं। ठीक है। तो समाजवाद क्या क्या मतलब होता है? समाजवाद का मतलब यह होता है कि जो मुख्य उत्पादन की जो मुख्य साधन है वह सरकार के नियंत्रण में हो। ठीक है। तो जो उत्पादन के मुख्य साधन है वो सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन भारत क्या है? भारत न तो समाजवाद में ज्यादा है कि समाजवाद की विशेषता से ज्यादा वो प्रभावित नहीं है, न ही निजीकरण के व्यवस्था से। वह दोनों को मिश्रित रूप से मिला के ले चलने वाला अर्थव्यवस्था को अपना मानता है। ठीक है। अगला पोर्शन है आपका लोकतंत्र। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ हुआ? धर्मनिरपेक्ष का यह अर्थ हुआ कि किसी धर्म को मान्यता नहीं। मूल रूप से तो यही अर्थ हुआ कि किसी धर्म को मान्यता नहीं, या मतलब कि अलौकिक कह सकते हैं, या एक तरह से नास्तिक कह सकते हैं, मान लीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष का तो असली तात्पर्य यही होता है। लेकिन
अमेरिका में भी ये इसे पूर्ण रूप से वो ब्रिटेन में इसको इसी प्रकार से इसी प्रारूप में लागू किया गया है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि कोई धर्म नहीं। लेकिन भारत में जो है इसको लागू इस प्रकार से किया गया है कि वह सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा। वह किसी व्यक्ति के पर्सनल जीवन में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा कि वो किसकी पूजा करता है, किसकी पाठ करता है, किस प्रकार से शादी करता है। यानी कि सभी के व्यक्तिगत जीवन जो है उसमें भारत का संविधान दखल अंदाजी नहीं करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के बाद हम लोग देखेंगे अगला। हाँ, एक चीज और है, जो समाजवाद है धर्मनिरपेक्ष है, और एक और शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो जो अखंडता शब्द है वह भारत के मूल जो संविधान था उसमें नहीं था, उसके प्रस्तावना में यह नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और यह 3/1/1977 को यह प्रस्तावना में यह शब्द समाहित हो गया। ठीक है, यह तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और यह 1 मार्च से 3 जनवरी से 1977 से यह इसमें प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष तक देख लिया। हाँ, अब आगे आते हैं कि लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र वही है कि जनता जनता के द्वारा जनता का शासन ही लोकतंत्र है। यानी भारत में जनता के द्वारा जनता का शासन पूर्ण रूप से व्याप्त है। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। यह काफी एक तरह से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का सबसे उचित परिभाषा उन्होंने और सबसे आसान भाषा में दिया था। ठीक है, अगला पोर्शन है गणराज्य। भाई गणराज्य क्या होता है? तो गणराज्य यह होता है कि किसी देश में किसी देश के जो सार्वजनिक पद हैं वह वंशानुगत न होके सभी को समान अवसरों द्वारा उसको भरे जाएं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो देश का प्रधान होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। भारत में भी ये स्थिति विद्यमान है, क्योंकि ब्रिटेन में है कि वहाँ का राजा ही देश का प्रधान रहेगा, उसका लड़का फिर होगा, वंशानुगत वो क्रम चलता रहता है। लेकिन भारत में ऐसा स्थिति नहीं है। यहाँ पे चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक का पद वंशानुगत नहीं है। हाँ, एक पद इसका अपवाद में है, वो है जल्लाद का पद। ठीक है, जल्लाद का जो पद है वो वंशानुगत चलता है। ये 2 परिवारों में है केवल, बाकी वो ऐसे बता दिया, बाकी ये नियम लागू होता है। ठीक है, और इसमें 3 बातें और शामिल करना है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ठीक, न्याय कितने प्रकार का है? 3। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? पहले न्याय को देख लेते हैं हम लोग। न्याय को देखते हैं।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत की जो प्रस्तावना है या संविधान, वह इन 3 न्यायों को समाहित करता है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ यह होता है कि मूल, वंश या जाति, रंग भेद के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। वो किस जाति से आता है, पुरुष है या महिला है, किस स्थान से निवास करता है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान या कहीं जाना आना हो या किसी कोई भी जिसे है समानता, वो अमीरी गरीबी के आधार पे उसको नहीं विभेद किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय भी वही है कि वोट देने का अधिकार अमीरी किसी से वंचित नहीं किया जा सकता या किसी को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें न्याय 3 प्रकार का दिया गया है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता 5 प्रकार का दिया गया है। ये देखिएगा, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। पूछ देता है क्वेश्चन में कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, या संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, तो न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समानता 2 प्रकार का। स्वतंत्रता में क्या है? विचार करने की स्वतंत्रता आपको है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दिया गया है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान में दी गई है, धीरे धीरे जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है, वो धीरे धीरे सारी बातें एक कम शब्दों में इसमें समाहित किया गया है। तो विचार की स्वतंत्रता हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना और यहाँ पे विश्वास। ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, सभी धर्म आप मान ही सकते हैं, उपासना आप कर सकते हैं, एक दूसरे में एक सीमा तक विश्वास कर सकते हैं। समानता क्या है? पद एवं अवसर की समानता। पद एवं अवसर की समानता से तात्पर्य यह है कि देश का जो कोई भी पद है वह इस आधार पे नहीं हटाया जा सकता या एक दूसरे में विभेद नहीं किया जा सकता कि आप नहीं बन सकते, केवल ये वंशानुगत है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी पद है उसमें हर व्यक्ति एक जो निश्चित मानदंड या योग्यता रखी जाएगी वो उस पे जा सकता है। अवसर की समानता यानी सभी को बराबर अवसर दिया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा कि किसी एक परिवार के व्यक्ति में वो किया जाए। हाँ, इसका आरक्षण एक अपवाद हो सकता है क्योंकि वह शोषित वर्गों को एक समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए यह किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना के अब हम आखिरी चरण में हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और एक है बंधुता। ठीक, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति की गरिमा, भाई जीवन तो जीते हैं जानवर भी, लेकिन जो मनुष्य का जीवन है वो एक गरिमा में पूर्ण से जीवन हो, और संविधान द्वारा उन सभी बौद्धिक या एक सामाजिक जो गरिमा को बढ़ाने में हमारी सहयोग करती है, वो सभी बातों को हमारी संविधान में ध्यान दिया गया है कि जिससे व्यक्ति की गरिमा अपनी बनी रहे। ठीक है, तो ये विशेषता एक हो गया। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो राष्ट्र ये पृथकवादी जो अराजकतावादी या पृथकवादी विचार के जो लोग होते हैं ये उनके लिए है, क्योंकि
यदि किसी देश पे बात आती है, देश के पृथक्करण की बात आती है, तो उस पे यह इसको या कोई भी जो समानता अवसर की जो न्याय दिया गया है वो सभी को बाधित किया जा सकता है। यह शक्ति भी हमें संविधान से दी गई है, क्योंकि यदि संविधान ही, देश ही नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा, फिर नागरिकों के अधिकार नहीं रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी जैसे अन्य चीज़ों का प्रावधान भी किया गया है। और बंधुता, भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप बना देते हैं, संविधान बना दिए, या एक इतना बड़ा देश है, लेकिन एक दूसरे में हम लोग में बंधुता नहीं रहेगी। बंधुता के एक उदाहरण ये भी है कि हम भारत के लोग, क्योंकि आपस में भाईचारे की भावना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक हम लोग एक उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान में भाषा या स्थान या राज्य वगैरह को लेके भेद नहीं किया गया है बहुत ज़्यादा तक। इसमें प्रयास किया गया है कि लोगों में बंधुता बढ़ी रहे। बहुत ही कठिन परिस्थिति में ही इनको विभेद करना पड़ता है, और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके शब्दावली देख लिया। बाकी धीरे हर शब्दावली के साथ साथ जो उसके महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, हाँ, जो कुछ और परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वह कहाँ से लिया गया है? वह रूस की क्रांति से प्रभावित है। ठीक, जो हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जितने भी 5 प्रकार की हैं वो समानता, बंधुता, गणतंत्रात्मक, व्यवस्था, यह फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग कुछ केस वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि संविधान यहाँ यूपीएसआई के लिए पढ़ना है तो यह मूल विधि के साथ हम लोग को पढ़ना है, और हम लोग को संवैधानिक विधि पढ़ना है। संविधान जो सामान्य ज्ञान में संविधान होता है उसका पोर्शन और यह संविधान विधि का पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें केस वगैरह का भी अध्ययन किया जाता है संविधान विधि में। तो 1-2 केस है महत्वपूर्ण, उसको हम देख लेते हैं। परीक्षा में वही केस पूछ सकता है, पूछेगा तो, नहीं तो इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। वो भी किस मामले में केस हुआ है इसको भी हम लोग जानेंगे। सवाल यह उठता है, केस पहले देख लेते हैं केस क्या है। केस 2 ठे महत्वपूर्ण है इसमें। एक है इन री बेरुबाड़ी यूनियन, यह 1960 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, फिर एक केस है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। ठीक, यह 1973 का केस है, यह भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। ठीक है, तो 2 केस हम लोगों ने इसमें, इसको महत्वपूर्ण है, इस केस को याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों केस क्यों इतना महत्वपूर्ण हुआ, इस चीज़ को हम लोग को जानना है। तो सवाल उठा कि क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर
भाई संविधान की व्याख्या हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। तो उसने ये इसका उल्लेख तो कहीं क्लियर रूप से था नहीं कि क्या वो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है इस मामले में। लेकिन केशवानंद भारती राज्य में कहा गया कि भारत का जो वो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है, क्योंकि जब संविधान का प्रस्तावना पे आखिरी मतदान हो रहा था, उस वक्त मतदान करवाते वक्त मतदान का जो प्रस्ताव हुआ लाए जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि संविधान के भाग जो प्रस्तावना है उस पे हम लोग मतदान करवाएंगे। ठीक है, तो उनकी नीयत उस समय ये रही होगी कि भाई ये संविधान का भाग ही है। तो कई प्रश्नों का उत्तर हमें संविधान सभा के वाद विवाद से ही मिलता है, या उसमें बोले गए शब्दों द्वारा ही उत्तर मिल सकता है हम लोग को। अन्य भी बहुत, गोलकनाथ का मामला, सज्जन सिंह का मामला, उसमें भी बोला गया है कि वो संविधान का भाग है। ठीक है, अभी तक इतना ही है इसमें। बाकी एक प्रश्न आता है कि क्या यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो यह भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसको लेके आप न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते इसके विरुद्ध कि ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो इसमें दिया गया है, उसको लेके आप न्यायालय में चले जाएं। और यह किसी विधानमंडल को कानून बनाने की भी शक्ति नहीं देता है, ना ही नागरिकों को कोई यहाँ से अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना सब प्रस्तावना में हम लोगों ने देखा। बाकी नोट्स का PDF आप लोग को कमेंट बॉक्स में सेंड कर दिया जाएगा। और आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे सीखते चलिए। मैं भी थोड़ा हेजिटेशन में हूँ, अभी पहली क्लास है। धीरे धीरे आप लोग को अच्छा से समझाने का प्रयास करूँगा। हाँ, समझने का प्रयास आप लोग करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। हंसते खेलते संविधान जान जाएंगे, क्योंकि सबसे आसान विषय एक तरह से कहें तो संविधान ही है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले मूल अधिकार के साथ। अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का मूल अधिकार। हम लोग को छोटे छोटे वीडियो में और तेजी से पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को परीक्षा पास करना है। ठीक है, जय हिंद।